आज 12वीं क्लास का पहला पार्ट है मानव भूगोल, प्रकृति और उसका विशेष क्षेत्र। इसके अपन प्रमुख नोट्स यहाँ पे बता रहे हैं, सभी को नोट करने, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो इस पार्ट के जो भी सबसे वैल्यूबल प्रश्न उनको यहाँ पे लिखा गया है। पहला प्रश्न इसका बनेगा, रेड जेल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी। तो व्यक्तित्व का नाम है रेड जेल। इसने जो ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा दी है उनमें किन शब्दों को इसने यूज किया है। मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा रेड जेल की है। तो रेड जेल ने यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक तो इस्तेमाल किया है कि मानव समाज का संबंध है धरातल के बीच, इनके बीच की जो संश्लेषित अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन को उसने ह्यूमन ज्योग्राफी कहा है। तो यह पहला प्रश्न बनता है, रेड जेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। पाठ का नाम है मानव भूगोल। इसी प्रकार से अपन कुछ प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 बनेगा, सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी। पहली परिभाषा रेड जेल की थी जिन्होंने कहा था, और परिभाषा नंबर 2 है तो इस कैरेक्टर का नाम है, ज्योग्राफर का नाम है सैंपल। सैंपल ने जो परिभाषा दी थोड़ी रेड जेल से डिफरेंट है। इसने दो शब्द अलग इस्तेमाल किए परिभाषा के तौर पे। इसने कहा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों के अध्ययन को परिभाषित किया है। तो यहाँ पे सैंपल की परिभाषा में अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों को मानव भूगोल कहा गया है। यह परिभाषा है सैंपल की। प्रश्न नंबर 3 बनेगा, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। एक डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है और कुछ इसकी प्रमुख बातें लिखी हुई, अगर ये बातें कही होती है तो इसको ऊपर मानव का प्राकृतिकरण कहेंगे। तो इसमें मानव प्रकृति को सर्वोच्च मानता है। तो इसमें सर्वोच्चता प्रकृति होती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा नेचर है, तो नेचर की सर्वोच्चता यह सिद्धांत मानता, सिद्धांत का नाम मानव का प्राकृतिकरण। और इसका पॉइंट नंबर 2 बनेगा, वह स्वयं को प्रकृति का दास मानता है। तो यहाँ पे मानव की प्राकृतिकरण में मानव स्वयं को प्रकृति का गुलाम या दास मानता है, प्रकृति को सर्वोच्च मानता है और वह हर नियम की पालना करता है। पॉइंट नंबर 3 बनेगा इसका, वह प्राकृतिक नियमों की पूर्णता पालना करता है। यह है प्राकृतिकरण, या नियमों को फॉलो करना। जो प्रकृति के नियम बना रखे हैं उन नियमों में कोई बदलाव नहीं करो, उसके हिसाब से चलना, प्रकृति के नियमों की पालना करना कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 बनेगा, वह प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता है, यानी वर्शिप करता है। जो भी प्राकृतिक रूल्स है उस रूल्स को पालो, और वह प्रकृति का मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 बनेगा, प्रकृति का मानवीकरण क्या है। पहले प्रश्न था मानव का प्राकृतिकरण, जिसमें मानव प्रकृति का दास या गुलाम था। इसमें प्रकृति का मानवीकरण परिभाषा पॉइंट नंबर या प्रश्न नंबर 4 इस पार्ट का वैल्यूबल बन सकता है। तो प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, इसके भी 3-4 इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो याद करने में सहूलियत होगी। इस प्रकार से अगर हम याद करते हैं तो डिफिकल्ट पॉइंट में आराम से अपन कवर कर सकते हैं। इसमें प्रकृति का रूप जो होता है वो गौण होता है, उसमें था सर्वोच्च, इसमें हो गया गौण। यानी प्रकृति का मानवीकरण होता है, उसमें प्रकृति का जो तत्व वो एलिमेंट कम रोल प्ले करता है और मानव सर्वोच्च हो जाता है। दोनों विरोधाभासी है, दोनों विपरीत है। इसमें प्रकृति के नियमों की पालना मानव के द्वारा नहीं की जाती है, यानी वो किसी भी प्राकृतिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, अपने खुद के पावर का इस्तेमाल करता है और नेचर के जो भी रूल्स रेगुलेशन उसकी पालना नहीं करते हुए अपने खुद के नियमों को या अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इसका थर्ड पॉइंट लिखा जा सकता है, इसमें मानव सर्वोच्च सर्वा होता है, यानी इसमें रूल्स रेगुलेशन प्रकृति के नहीं चलते हैं, मानव के चलते हैं। विकट परिस्थितियां है, प्रकृति ने वो स्थान आपके लिए नहीं बना रखा है, फिर भी अपन उसको फॉलो करते हैं। तो ये होता है प्रकृति का मानवीकरण। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे कोई नॉर्वे का ले लो या यूरोपियन कंट्रीज का ले लो, तो जहां पर प्राकृतिक एलिमेंट इंसान के रहने के लायक नहीं, लेकिन वहां पर इंसान अपने सेटलमेंट बना रखे हैं, वहां पर रहते हैं, तो यह उस परिभाषा के अंतर्गत आता है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 उसमें आ सकता है, इसमें आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसमें आधुनिकीकरण होता है, इंसान अपने हिसाब से रूल्स रोल प्ले करता है या उसको परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 है प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न नंबर 5 बन सकता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है।
पाठ चल रहा है मानव भूगोल, तो उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में चल रहा है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की परिभाषा के अंतर्गत भी हम बहुत सारे पॉइंट्स को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाएगा इसमें प्राकृतिक नियमों की पालना मानव के द्वारा की जाती है, यानी वो मानव इसको फॉलो करता है, रूल्स को मानव फॉलो करेगा, जैसा नेचर का रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से अपने आप को ढालने का काम करेगा, यानी वो मानव प्राकृतिक नियमों की पालना करता है। पॉइंट नंबर 2 बनेगा इसमें मानव प्रकृति का स्वयं को दास मानता है। प्रकृति यहाँ पे सर्वस्व हो जाएगी और मानव इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद में स्वयं को दास मानता है। पॉइंट नंबर 3 बनेगा इसमें प्रकृति की सर्वोच्चता होती है, यानी यहाँ पर नेचर ही सर्वोच्च है, इंसान गौण है, विपरीत हो जाते हैं दोनों, इसमें प्रकृति की सर्वोच्चता इसमें मानी जाती है। सवाल नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 बनेगा पर्यावरणीय निश्चयवाद का रेटजर और जर्मन विद्वानों के द्वारा इस विचारधारा को आरंभ किया गया था, इस विचारधारा को मानने वाले थे। इस प्रकार से प्रश्न है पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, इसके भी 1 2 3 4 पॉइंट है जो हमें याद करने में हमारी काफी मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 बनेगा संभववाद क्या है। इसके अंदर भी करीब 3 पॉइंट के हिसाब से अपन इस परिभाषा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि संभववाद क्या होता है। यह परिभाषा देने वाले व्यक्तित्व का नाम था ब्लॉस महोदय, फ्रांसीसी थे। तो ब्लॉस महोदय के द्वारा यह परिभाषा संभववाद की विचारधारा को उन्होंने दिया था। और इस परिभाषा में क्या होता है, इसमें ना तो प्रकृति इंसान को गुलाम बनाती है, या प्रकृति न तो इंसान की गुलाम है और न ही प्रकृति इसमें सर्वोपरि होती है। इस परिभाषा के विशेष तौर पर परिभाषा में इस चीज पॉइंट को हम मान सकते हैं कि इसमें न तो प्रकृति इंसान की गुलाम है और न ही प्रकृति सर्वेश्वर है। अर्थ क्या हो गया इसका कि प्रकृति सिर्फ अपने को संभावना प्रदान करती है और इंसान अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करता है। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि इसमें प्रकृति मानव को संभावना प्रदान करती है तथा मानव अपने विवेक से इसका उपयोग करता है। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 यह संभववाद की परिभाषा को प्रकट करते हैं, बताते हैं। इसी प्रकार से इस पार्ट का प्रश्न नंबर जो 7 बन सकता है, जो नोट्स के तौर पे अपन बना सकते हैं, वह नवनिश्चयवाद की परिभाषा क्या है या नवनिश्चयवाद क्या है। तो इस विचारधारा को भी अपन चाहें तो करीब 3-4 पॉइंट से उसको अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नवनिश्चयवाद क्या है, किसने दिया है, इसके सिद्धांत के अंदर कौन कौन सी बातें आती है। तो पहला पॉइंट इसका बनता है यह विचारधारा देने वाले व्यक्तित्व का नाम है ग्रिफिथ टेलर। तो जी टेलर के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी और यह विचारधारा सभी विचारधाराओं से नवीनतम है। जैसे निश्चयवाद था या उसके अलावा विचारधारा जैसे संभववाद क्या थी, तो यह जो थ्योरी है सबसे